हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इफेक्टिव मास, जो आपके लिए एक नया बिल्कुल टॉपिक है। तो इसी चैप्टर का टॉपिक है इफेक्टिव मास, जिसे बोलते हैं अपन प्रभावी द्रव्यमान। तो देखो, सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, बट ये इफेक्टिव मास क्या होता है, प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है। तो प्रभावी द्रव्यमान एक तरह से ऐसी टर्म होती है जो वास्तविक नहीं होता, केवल आभासी द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आभासी द्रव्यमान होता है, जो अपन को आभासी, अपन उसको क्या करते हैं, इमेजिंग करते हुए या अपन इसको महसूस कर सकते हैं केवल। तो एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, आप जानते हो कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास क्या है, फिक्स है। यदि अपन उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, वेलोसिटी में चेंज करते हैं, त्वरण में चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, तो क्या उसके मास में चेंज होता है, क्या नहीं होता। तो इसी तरीके से मास तो क्या रहता है आपका, वो का वही रहता है। बट आपको कई बार ऐसी केस हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि मास क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। कई बार ऐसे केस भी हो जाते हैं कि आपको केवल आभास होगा कि मास उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो कोई पार्टिकल है आपका, ए पार्टिकल हो गया, कोई बी पार्टिकल हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। क्या था? m1 था, m2 था। जब ये टकराए, स्कैटरिंग होने के बाद हो सकता है एक पार्टिकल इधर गया हो, बी पार्टिकल इधर गया हो। क्या इसके मास में चेंज आएगा? क्या नहीं आया? उसमें वेलोसिटी में जरूर चेंज आ सकता है। हो सकता है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, इसकी वेलोसिटी कम हो, तो वो हो सकता है किसी की वेलोसिटी ज़्यादा पर डिपेंड करे, किसी की कम पर डिपेंड करे। अब ये कह रहा है कि ये ए और बी है। अब ए और बी का मतलब क्या हो गया, यानी इसका मास तो यहाँ पे कितना रहेगा, m1 ही रहेगा, और इसका मास कितना रहेगा, m2 ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कभी भी, या कोई भी पार्टिकल होता है उसका कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता। केवल अपन को द्रव्यमान में जो यदि परिवर्तन होता है तो उसका क्या होता है, महसूस किया जा सकता है, आभास किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है। वही आपका क्या कहलाता है, प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। और उसको अपन किससे लिखते हैं, m स्टार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं अपन, m स्टार से लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना कि ये आपका प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ इसके। तो पीछे ले जाने का मतलब है, कुछ मैं आपको 2-3 टर्म समझाने वाला हूँ यहाँ पे। यदि फर्स्ट टर्म की बात करें, आप जानते होंगे अपवहन वेग। क्या? अपवहन वेग। बताओ, जानते हो अपवहन वेग क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, अपवहन वेग का मीनिंग क्या होता है आपके पास, कि अपवहन वेग का मीनिंग रहता है कि मान लो कोई ऐसी यादृच्छिक गति करने वाले इलेक्ट्रॉन है। यदि आपने 12th में पढ़ा हो तो आपकी एक ऐसी ट्यूब होती थी। क्या होती थी? ट्यूब होती थी। क्या होती थी? ट्यूब होती थी। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते थे? इलेक्ट्रॉन फ्रीली यादृच्छिक गति करते रहते थे, रैंडमली मूव करते थे। कैसे थे? फ्रीली मूव करते थे। जब इस पर क्या करूं मैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं। क्या करूं मैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं। क्या करूं मैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो आप जानते हो कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, यदि उस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाते हैं, फिक्स एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे फिक्स हो जाएगी। और इस तरीके से जो वेग अपना परिभाषित होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वही आपका क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाता है? अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो अपवहन वेग किसे कहते हैं कि कोई भी यादृच्छिक गति करने वाले या फ्रीली मूव करने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें यदि मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपको ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक निश्चित सीरीज में, निश्चित क्रम में जमा हो जाएंगे, और निश्चित क्रम में निश्चित सीरीज से गति करेंगे, यानी फिक्स वेलोसिटी से मूव करेंगे। वो इसकी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसमें यदि फोर्स की बात करूँ तो देखो, फोर्स आपका क्या लगता है, यदि मैं इसकी बात करूँ किसकी, फोर्स की, तो इसको बताओ इसका फोर्स क्या लगता है। फोर्स लगता है, आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और उसमें जो कोई चार्ज पार्टिकल है उसको अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स क्या लगता है, F = क्या लगता है, QE लगता है। क्या लगता है? QE। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q होगा वो क्या होगा आपका, माइनस का E होगा। तो F = क्या आ जाएगा, माइनस का E और E। अब आप जानते हो F = क्या होता है, ma होता है। क्या होता है? आप जानते हो क्या कि F = क्या होता है, ma। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ma = माइनस का E। आपको क्या निकालना है, यदि मास निकालना है तो मास यहाँ से आप निकाल सकते हो, माइनस का E/a। तो एक तो ये कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक तो ये था। दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम, दूसरा कंसेप्ट ये होता है आपके पास, देखो दूसरा कंसेप्ट ये है आपके पास कि यदि मैं मानता हूँ कि यदि कोई ठोस क्रिस्टल है, उस ठोस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या है आपके पास, क्या है, स्थिर है। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, यदि सेकंड केस बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या स्थिर है, कि क्या है आपकी, स्थिर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो F = ma होगा, तो इसको मैं जब वेलोसिटी स्थिर है तो ये कैसे मान लूँगा,
इसको v की टर्म में लिखे तो ऐसे मानूंगा, जब v आपका 0 है, यदि कोई भी मान लो कि कोई निबिड़ संकुलन में है, कोई ठोस क्रिस्टल में है, इलेक्ट्रॉन बांधा हुआ है, फिक्स पैक्ड है और उसकी वेलोसिटी 0 है, वो पहले जिस अवस्था में था उसी भी अभी भी उसी अवस्था में है, तो वो क्या हो जाएगा v = 0। और जब v = 0 होता है तो आपका a भी क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यदि मैं f क्या बात करूं, f = ma की बात करूं तो आपके क्या हो सकता है f dv/dt, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका टोटल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ या फिर यही इक्वेशन मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम में ले लूँ, कौन सा, जो ये वाला इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में यदि डायरेक्ट काम में ले लूँ, यहाँ पे इसको मैंने देता हूँ समीकरण 1। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 0 है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 0 है तो उसका त्वरण भी क्या होगा 0 होगा, तो उसका त्वरण भी 0 होगा, तो उसका त्वरण भी कितना होगा 0 होगा। जब त्वरण 0 होगा इसका मतलब यहाँ पे जो m आएगा वो क्या आएगा आपका m = -e/a, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो -e/0, तो m क्या बनेगा आपका इन्फानाइट बनेगा, क्या बनेगा इन्फानाइट। एक ये कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड, एक प्रभावी द्रव्यमान, जो आप कह रहे थे कि प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है। तो देखो प्रभावी द्रव्यमान की बात करते हैं। अब प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, ये दो टर्म आपको समझ में आ गई, तो मैं प्रभावी द्रव्यमान पर लेके चलता हूँ कि मान लिया कि कोई पार्टिकल है वो क्या है किसी ठोस में है। अब कोई पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी ठोस में है, तो ठोस पर लगने वाला सबसे पहला बल तो होगा वो क्या होगा F = F1 होगा। यानी जो ठोस पर मानते हो कि या बल लगेगा वो कितना लगेगा F = F1 लगेगा, ठीक है। अब यदि मैं क्या करूं, उस पर कोई बाय एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, तो कोई वस्तु चार्ज था उस पर यदि कोई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दूं या उसी के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो वहां पे एक और फोर्स डिफाइन होता है जिसे बोलते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे क्या बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होता है F = QE। तो ये सेकेंड फोर्स आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा F2 = QE। और जहां पर मैं लिख सकता हूँ कि जो ये F2 है वो क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी विद्युतीय बल, क्या है आपका विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप जानते हो कि F1 तो क्या है आपका ये है और F2 क्या है आपका ये है। F1 यानी वही आपका क्या होता है F1 होता है, बताओ F1 क्या होगा यहाँ पे, बताओ F1 क्या होगा, बताओ F1 यानी वही F = ma, और क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यदि मैं F की जगह क्या रखता हूँ यहाँ पे ma रखता हूँ। अब यहाँ पे F1 है तो यहाँ में क्या रखूँ m1a, और यहाँ पे क्या रखूँ तो बताओ F2 यानी विद्युतीय बल, और विद्युतीय बल क्या हो जाएगा आपका -QE हो जाएगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा -QE हो जाएगा, QE होगा, बताओ सॉरी -EE, QE होता तो, या फिर आप ऐसे लिख लो +QE। और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -QE, तो ये हो जाएगा आपका -E और E। इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा -MA = क्या हो जाएगा -E। यदि मैं इफेक्टिव मास की बात करूँ तो देखो यहाँ पे E क्या कहा जा सकता है कॉमन, तो M - M1 और A = -EE। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये M कौन सा है जो आप पहले से M था वो, ये M1 आ रहा है वो कौन सा है जो उस पर बल लग रहा है वो। तो यहाँ पे यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M* A = -EE/में, ठीक है। और यदि मैं M* निकालना चाहूँ तो M* क्या आ जाएगा आपका -EE/में A। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रभावी द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रभावी द्रव्यमान। तो देखो प्रभावी द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे जो M* आया वो क्या आया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो M* आया वो आया आपके पास M* = M - M1। यानी मैंने क्या बोला था कि ये क्या आ रहा है, केवल आभासी, जो भी अपन को आभास होगा, यानी हो सकता है पहले जो मास था उससे कुछ मास अपन को क्या हो रहा है कम होके दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा आपका एक तरह से इफेक्टिव मास होगा, एक तरह से प्रभावी द्रव्यमान होगा। तो ये एक इमेजिनरी टर्म है, तो इसको अपन केवल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो ये क्या होता है इफेक्टिव मास, इसको कैलकुलेशन में कुछ न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं इस पर, तो उसकी बात करेंगे। तो इफेक्टिव मास का कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो इफेक्टिव मास के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, M* = -EE/में A। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें देखो M* की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, बताओ। यदि मैं क्या करूं M* M M1 ले लूं, क्या करूं M M1 ले लूं, तो आपका जो M* आएगा वो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। जब ये M* क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू ले लो 0, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
अब यदि मैं क्या करूं, m ग्रेटर देन m1 करूं, यानी m तो बड़ा है m1 छोटा है, तो आपका m स्टार आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि m क्या करूं, लेस देन करूं, m लेस देन m1, तो m स्टार क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो ये तीनों केस आप बना सकते हो कि जब m इज इक्वल टू m1 हो तब m स्टार क्या हो जाएगा, 0। जब m ग्रेटर देन m1 हो तो m स्टार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब m लेस देन m1 हो तो m स्टार क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका क्या था, इफेक्टिव मास से रिलेटेड कंसेप्ट था। अब अपन इसको तीनों टर्म को देखो, अपन ने पहले ये समझा था जो केवल क्या था, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के वजह से था। ये क्या था, आप में जब मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी शून्य कर देता हूँ, और ये क्या था आपके पास कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई ठोस में इलेक्ट्रॉन था उस पर बल लग रहा था F=ma, और उस पर क्या करूँ मैं, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ तो उसमें क्या होगा, कुछ अपन को मास चेंज होकर दिखाई देगा, यानी आभास होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इफेक्टिव मास कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो टॉपिक लगाइए आप इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो एक एक टर्म को पॉइंट बनाते हुए अपन लिखते हैं, पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में केवल प्रभावित द्रव्यमान पूछा जाता है तो आप इतना लिखोगे, वो भी काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लिखना है, वो आपके टाइम पर डिपेंड है। यदि आपके पास टाइम है तो पूरा लिखना, नहीं है तो केवल इतना लिख लेना, वही काफ़ी है। ठीक है, तो लिखिए, इसमें लगाइए टॉपिक इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान, और उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लगा लीजिए, आप पॉइंट लगाना चाहो तो फर्स्ट पॉइंट लगा लीजिए। अब देखो ये वाली जो गति होती है वो कहाँ होती है, वैसे मान सकते हो आप छालक, कोई भी छालक पदार्थ होता है, छालक प्लेट होती है, छालक कोई नलिका होती है ऐसी। यदि आपने 12th में पढ़ा है तो क्या थी, एक नलिका थी, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते थे, उस पर यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक वेलोसिटी डिफाइन होती थी जिसे क्या बोलते थे, अपवन वेग। तो उसी के द्वारा ये डिफाइन होता है। तो लिखिए, इसमें लिखिए कि माना एक चालक प्लेट है, कि माना एक चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। माना एक चालक प्लेट है, माना एक चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस चालक प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो कि यादृच्छिक गति कर रहे हैं, जो कि यादृच्छिक गति कर रहे हैं। माना एक चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो कि यादृच्छिक गति कर रहे हैं। अब इस प्लेट पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब इस प्लेट पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब इस प्लेट पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र E आरोपित करते हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग परिभाषित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग परिभाषित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग परिभाषित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग में भी परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग में भी परिवर्तन होता है। अतः अपवहन वेग में परिवर्तन के कारण, अतः अपवहन वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण प्राप्त होता है। अपवहन वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण प्राप्त होता है। अपवहन वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण प्राप्त होता है। अतः बल की परिभाषा के अनुसार, अतः बल की परिभाषा के अनुसार, तो ये क्या लिखा मैंने, जो आपको समझाया है कि अपवन वेग क्या होता है। तो यदि मैं विद्युत क्षेत्र बढ़ाता हूँ तो बताओ अपवन वेग बढ़ेगा या घटेगा। यदि मैं कोई प्लेट थी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में हो गए। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उसका वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने पर अपवन वेग भी क्या होगा, चेंज होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, चेंज होता है, तो वही क्या कहलाता है, अपना अपवन वेग। तो इसी को मैंने इस यदि फोर्स की फॉर्म में लिखे तो इस टाइप से लिख सकते हो। तो ले लिख लीजिए यहाँ तक, ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है इधर वाला ये लिखिए। और इसको समीकरण नंबर 1 दिया तो इसको 2 दे देना।
फिर लिखिए समीकरण 2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को समझाया जा सकता है। समीकरण 2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को समझाया जा सकता है। समीकरण 2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को समझाया जा सकता है। फिर लिखिए आप सेकेंड पॉइंट। अब अपन इसका कंसेप्ट लिखते हैं जो ये वाला लिखा है अपन ने। इसमें लिखिए कि माना एक ठोस क्रिस्टल है। इस ठोस क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन उपस्थित है। निबिड़ संकुलन का मीनिंग क्या होता है? कोई ठोस होता है, वो फिक्स होता है। उस ठोस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हिल डुल नहीं सकता, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिक्स रूप से बांधा हुआ है। इस निबिड़ संकुलन के कारण इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में उपस्थित है। इस निबिड़ संकुलन के कारण इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में उपस्थित है। अब हम ठोस क्रिस्टल पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब हम ठोस क्रिस्टल पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब हम ठोस क्रिस्टल पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, लेकिन निबिड़ संकुलन के कारण इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में ही उपस्थित रहता है। लेकिन निबिड़ संकुलन के कारण इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में उपस्थित रहता है, जिसके कारण त्वरण का मान 0 प्राप्त होता है। जिसके कारण त्वरण का मान 0 प्राप्त होता है। तो क्या होगा इसमें यही होगा कि आपके पास क्या था, कोई ठोस था, निबिड़ संकुलन में था। निबिड़ संकुलन यानी पूर्ण रूप से ठोस क्या था, सॉलिड बांधा हुआ था एक तरह से, जिसे बोल सकते हैं अपन एक क्रिस्टल या ठोस था, निश्चित ज्यामिति में था। उस पर यदि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। क्यों? निबिड़ संकुलन की वजह से। और जब ये वाला कंसेप्ट आता है तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो पहले थी वही होती है, यानी पहले स्थिर था तो वो अभी भी स्थिर ही है, इसलिए उसका त्वरण क्या होता है, 0 परिभाषित होता है। तो उसके लिए आपका जो एम आता है वो क्या आता है, आपका इन्फानाइट आता है। तो लिखिए इसके जो ये सेकेंड वाला पार्ट है ये लिख दीजिए, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। इसका यदि आप एम स्टार निकालते हो, एम स्टार भी क्या होगा, इसका वही होगा जो आपका एम है। यदि ये इन्फानाइट है तो वो भी इन्फानाइट ही होगा। फिर लिखिए समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इस प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत प्राप्त होता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इस प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत प्राप्त होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत प्राप्त होता है। फिर नई लाइन से लिखना ऊपर, यानी इसके नीचे लिखना नई लाइन से कि लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान में यह आभासी परिवर्तन अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। द्रव्यमान में यह आभासी परिवर्तन अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। द्रव्यमान में यह आभासी परिवर्तन अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। और अन्योन्य क्रिया की अवस्था में कण का परिभाषित द्रव्यमान
अन्योन्य क्रिया की अवस्था में कण का परिभाषित द्रव्यमान प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। अन्योन्य क्रिया की अवस्था में कण का परिभाषित द्रव्यमान प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है और इसे m स्टार से व्यक्त करते हैं। जो मैंने समझाया वही आपको लिखाया है, घबराना नहीं है। फिर लिखिए नई लाइन से, माना एक ठोस क्रिस्टल है। इस ठोस क्रिस्टल में जालक आयन के कारण इलेक्ट्रॉन पर परिभाषित बल F1 है। और अब हम ठोस क्रिस्टल पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अतः कुल बल टोटल बल। अब इसको आप में जो मैंने ये लिखा है ये लिख दीजिए और लास्ट में ये तीनों कंडीशन भी लिख लेना कि जब ये दोनों बराबर हो जाए m = m1 तो इफेक्टिव मास क्या आएगा 0। यदि ये बड़ा हो तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, यदि ये छोटा हो तो क्या आएगा नेगेटिव। तो ये थर्ड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट लिख दो। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, कोई त्वरण दे दे, कोई पार्टिकल दे दे, उस ई दे दे, तो उसका आप इफेक्टिव मास निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्रभावी द्रव्यमान से रिलेटेड, एक विमीय जालक में लिखिए, एक विमीय जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, या एक विमीय जालक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। एक विमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या है? जो आपका टॉपिक है वो क्या है? एक विमीय क्रिस्टल में या एक विमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? जब कोई क्या हो, वन डायमेंशनल क्रिस्टल हो, यानी वन डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, यदि आप जानते हो कि इसमें कैसे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान, तो क्या जानते हो? हम जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। यदि मैं इसको डिफाइन करके बताता हूँ तो देखो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन के सेकंड नियम से वो क्या होता है आपका, F = ma होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m dv/dt लिख सकते हो। यदि मैं इसको इधर भेजूँ तो ये क्या आ जाएगा, m/m dv/dt।
हो जाएगा ये तो क्या हुआ आपका नॉर्मल मास में। यदि इसी को मैं प्रभावी द्रव्यमान के रूप में लिखूँ तो प्रभावी द्रव्यमान में क्या होगा, केवल m का m स्टार हो जाएगा। तो प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा, प्रभावी द्रव्यमान के रूप में, प्रभावी द्रव्यमान के रूप में ये क्या हो जाएगा आपका F बाय m स्टार इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। क्या हो जाएगा F अपॉन में m स्टार dv अपॉन में dt। अब अपन क्या करें, अब अपन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जानते हो, यदि इलेक्ट्रॉन का आप वेग जानते हो क्या आया था बताओ, अभी निकाला था इससे पहले वाली क्लास में। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या आया था, v इज इक्वल टू 1 अपॉन में h कट डी ई अपॉन में d क्या आया था बताओ, यही आया था। अब इसका मैं क्या करूँ, t के सापेक्ष क्या कर दूँ, अवकलन कर दूँ, t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, यानी डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बताओ ये क्या आएगा, dv अपॉन में dt, इसको मैंने क्या कर दिया d बाई डी टी। अब यहाँ पे एक मल्टीप्लाई डिवाइड और करता हूँ dk बाई डी का, और ये क्या हो जाएगा आपका de अपॉन में dk। लिख सकता हूँ क्या किया, t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूँ और साथ में d को d बाई डी टी तो कर दिया, इसका अवकलन तो कर दिया, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एच कट में बाहर ले लूँ तो 1 अपॉन एच कट बाहर d बाई डी टी, डी कई बाई डी के, और ये क्या किया, एक तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसका अवकलन किया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो dv बाई डी टी है 1 अपॉन एच कट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d बाई डी के और dk बाई डी टी लिख सकता हूँ, de अपॉन में dk हो जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये d बाई डी के हो गया, ये de बाई डी के है, तो यानी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यानी dv अपॉन में क्या आ जाएगा dt, dv अपॉन में dt कितना आ जाएगा 1 अपॉन में h कट, 1 अपॉन में h कट, ये क्या हो जाएगा d2e, यानी देखो dk अपॉन में dt तो क्या रहेगा आपके पास, ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपके पास d2e अपॉन में क्या बन जाएगा dk स्क्वायर, क्या बनेगा आपका dt स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। क्या किया मैंने, न्यूटन का सेकंड नियम लगाया, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एक की जगह मैं dv बाई डी टी लिख सकता हूँ, dv बाई डी टी क्या होता है, यही तो होता है, dv बाई डी टी क्या होता है आपका, यही तो होता है, ठीक है, तो वो लिख दिया। ये क्या हो गया f बाई एम dv अपॉन में dt। इसको मैं यदि प्रभावी द्रव्यमान के रूप में लिखूँ तो क्या हो जाएगा f बाई एम स्टार, तो dv अपॉन में dt, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा वेग, ये जानते हो आप कहाँ से, ब्लॉच थ्योरम से अपन ने निकाला था कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग तो v इज इक्वल टू 1 बाई एच कट d अपॉन में dk। तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं t के रेस्पेक्ट में क्या करूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ, क्या करूँ t के रेस्पेक्ट में क्या करूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ, तो t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने, डेरिवेटिव कर दिया, तो dv अपॉन में dt 1 अपॉन h ऐसे का ऐसे, d बाई dt कर दिया, dk का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये टर्म ऐसे की ऐसे रख दी, 1 बाई एच कट ऐसे का ऐसे, d बाई dk कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, dt अंदर d के बाहर, तो ये क्या हो गया, ये वाली टर्म वाली। अब आपका क्या आ गया, देखो समीकरण नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब अपन क्या करें, अब अपन जानते हैं कि एक ऊर्जा अवशोषण की एक टर्म आती है, देखना क्या आती है, ऊर्जा अवशोषण की दर, ऊर्जा अवशोषण की दर dE अपॉन में dt, ये किसके बराबर होती है f डॉट v के, यानी जो ऊर्जा अवशोषण की दर होती है जिसे अपन शक्ति से परिभाषित कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, यानी ऊर्जा में जो भी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू उसकी वेलोसिटी, क्या फोर्स इंटू उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, बताओ यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये क्या है dE बाई डी टी है, इज इक्वल टू क्या है आपका fv है, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ fv है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ fv इज इक्वल टू dE अपॉन में dt, और इधर मैं लिख सकता हूँ इसको dk से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकता हूँ, बताओ कोई डाउट, लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा fv इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी अब इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा dk अपॉन में dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू है, किसी की वैल्यू है क्या, बताओ आपके पास किसकी वैल्यू है, बताओ चेक कीजिए कि अपन किसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। बताओ किसकी वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पे f की तो कोई अपने पास वैल्यू है नहीं, अपन वैल्यू किसकी रख सकते हैं, v की क्यों, देखो v कहाँ गया, v ये रहा, ये यदि v का मान मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका dE अपॉन डी के हट जाएगी टर्म, यानी ये क्या आ जाएगा, देखो v का मान रखने पर, v का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका v का, यदि मैं वेलोसिटी वाली ये टर्म यहाँ पे रखता हूँ तो ये आ जाएगा f
1/h डी ई अपॉन में डी के इज इक्वल टू डी ई अपॉन में डी के, और ये क्या हो जाएगा आपका डी के अपॉन में डी टी। तो देखो डी ई बाई डी के ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपके पास F1/h, और ये क्या बचेगा आपके पास डी के अपॉन में डी टी। क्या बचेगा डी के अपॉन में डी टी। अब अपन क्या करें, आपका इफेक्टिव मास यहाँ से निकल गया क्या, बताओ निकल गया क्या नहीं निकला, बताओ बताओ निकला या नहीं निकला। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 5 आया, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F/h कट इज इक्वल टू डी के बाई डी टी। क्या लिख सकता हूँ डी के बाई डी टी, तो ये समीकरण नंबर 5 इसको दे दो आप। अब देखो नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट अपन करते हैं, देखो एफ डी के बाई डी टी का मान आ गया, तो डी के बाई डी टी का मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मैंने नंबर नहीं समीकरण 3 में, यानी मैं लिख सकता हूँ डी के बाई डी टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में 3 में रखने पर, तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो डी वी बाई डी टी, तो ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/h कट, तो 1/h कट डी के बाई डी टी क्या है आपका F/h, तो ये क्या हो जाएगा F/h, और ये क्या हो जाएगा D2E अपॉन में डी के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा dV अपॉन में dt इज इक्वल टू F/h कट स्क्वायर और D2E अपॉन में डी के स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या किया है मैंने, बताओ क्या किया है, कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है कि समीकरण 2 क्या थी आपके पास dV अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या था F/m स्टार। यहाँ पे क्या है, यानी मैं इसको भी नंबर दे दूँ, इसको दे दूँ मैं समीकरण नंबर 6। क्या मैं समीकरण 2 और समीकरण 6 को कंपेयर कर सकता हूँ। देखो आप कहोगे कि सर समीकरण 1 को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, इसका इफेक्टिव मास निकालना है, यानी m स्टार निकालना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ, यानी समीकरण 2 और 6 से, समीकरण 2 व 6 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास, देखो f यहाँ पे क्या है 2 क्या है dV बाई dt किसके बराबर है F/m स्टार के, तो ये आ जाएगा आपका F/m स्टार इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास F/h कट स्क्वायर और D2E अपॉन में डी के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा m स्टार, ये h कट इधर आ जाएगा, तो ये h कट स्क्वायर अपॉन में D2E अपॉन में डी के स्क्वायर, और ये वाला जो आपका फॉर्मूला कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यदि फिजिक्स लेवल का एग्जाम लगता है तो ये फॉर्मूला सीधा सा क्या हुआ है, ई का कोई रिलेशन दिया हुआ आता है और सीधा बोला जाता है कि इसका इफेक्टिव मास निकालो, तो करना कुछ नहीं होता, जो ई का रिलेशन होता है वो के की टर्म में होता है, के का आकलन करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका इफेक्टिव मास निकाल सकते हो इस तरीके से। तो देखो ये क्या हो गया, एक विमीय क्रिस्टल जालक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान था, एक बार समझ लो इसको, ये क्या हुआ F इज इक्वल टू एम में, तो आप जानते हो न्यूटन का सेकंड नियम होता है, F इज इक्वल टू एम डी वी अपन डी टी कर सकते हो, क्यों ए की जगह डी वी अपन डी टी लिख सकते हो। ये क्या हो गया, m को इधर भेजा तो F/m डी वी अपन में डी टी हो गया समीकरण नंबर 1। प्रभावी द्रव्यमान के लिए मैं क्या लिखता हूँ, m को m स्टार के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये क्या लिख दिया F/m स्टार इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इलेक्ट्रॉन का वेग देखे तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, v इज इक्वल टू 1/h कट डी ई अपॉन में डी के। क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो वेग था v इज इक्वल टू 1/h कट डी ई अपॉन में डी के। यदि मैं इसका क्या किया, t के सापेक्ष क्या कर दिया मैंने, अवकलन कर दिया, तो dv अपॉन में dt हो गया 1 अपॉन में h कट ऐसे का ऐसे, d बाई dt का देखो अवकलन किसके, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो d बाई dt तो आएगा, ये मैंने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया d के बाई d के, और ये टर्म ऐसे की ऐसे, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 अपॉन h कट ऐसे का ऐसे, d बाई डी के, अब इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, डी के को बाहर डी के को अंदर ले लिया, तो ये टर्म आ गई, और ये क्या आ गया डी ई अपॉन में डी के। तो इसको जब किया तो 1 अपॉन h कट ऐसे का ऐसे, डी के बाई डी टी मैंने क्या कर दिया अलग लिख दिया, और डी बाई डी के था तो इसको डबल डेरिवेटिव कर दिया, इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन आपको मैं लिखवाऊंगा कि ऊर्जा जो अवशोषण की दर होती है वो क्या होती है, एक शक्ति की टर्म से परिभाषित होती है, किसके बराबर होती है, बल और गुणनफल के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ वी, तो ये एफ वी हो जाएगा, तो देखो एफ वी है तो ये क्या हो जाएगा डी वी, ये डॉट मत लगाना, डॉट लगाओगे तो वापस आपको वेक्टर वाला कंफ्यूजन होगा। तो एफ वी इज इक्वल टू क्या होगा डी ई अपन में डी टी और डी के अपन में डी के, यानी ये जानते हो आप क्या, एफ वी को मैंने उल्टा करके लिख दिया, डी के और डी के का क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो डी ई अपन में डी के कर दिया और डी टी इधर आ गया, डी के इधर आ गया,
v का मान रख सकता हूँ मैं कहाँ से, समीकरण नंबर 2 समीकरण का आ गया v का मान यहाँ से, तो v का मान मैंने क्या किया, यहाँ से v का मान रखा, तो ये क्या आ गया आपका v का मान आ गया इज इक्वल टू डी अपन में डी के और डी के अपन में डी टी आ गया, एफ बाई एच रह गया, ये एक टर्म से ये एक टर्म कट गई, तो क्या रहा डी के बाई डी टी, यानी एफ बाई एच क्या बना आपका डी के बाई डी टी बना। अब क्या करूँ, डी के बाई डी टी अपन को कहाँ चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था, तो यानी समीकरण नंबर 3 में डी के बाई डी टी का मान रख दिया, तो देखो यहाँ पे मान रख दिया मैंने डी के बाई डी टी का, डी वी अपन डी टी ऐसे का ऐसे 1 बाई एच कट ऐसे का ऐसे, डी के बाई डी टी क्या था एफ बाई एच था, तो ये एफ बाई एच रख दिया डी टू अपन में डी के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एफ डी टू अपन में डी के स्क्वायर। अब ये वाली टर्म और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, इधर भी डी वाई डी टी है, इधर भी डी वी अपन में डी टी है, कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा ये वाला, और इससे आपका क्या निकलेगा, ये इफेक्टिव मास निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो यहाँ तक तो आप कंप्लीट यहाँ तक लिख लो एक बार, फिर इसके यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे यहाँ 2 लाइन लिखवाऊंगा, फिर आगे लिखना। लिखिए, हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, फिर यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक लिखो समीकरण नंबर 3 तक। समीकरण 3 तक लिखना। लिख दिया समीकरण 3 तक। उसके बाद लिखिए कि हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर, उस पर आरोपित बाह्य बल एवं वेग के गुणनफल के बराबर होती है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर उस पर आरोपित बाह्य बल एवं वेग के गुणनफल के बराबर होती है। अब आप ये कंप्लीट लास्ट तक लिख दो, एंड तक।
लिख दिया। चले आगे, लिख लेना लास्ट में कि यही ऊर्जा के रूप में प्रभावी द्रव्यमान का सूत्र है। यही ऊर्जा के रूप में प्रभावी द्रव्यमान का सूत्र है। यही ऊर्जा के रूप में प्रभावी द्रव्यमान का सूत्र है। लिख दिया। चले फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपकी एक थ्योरम जैसा ही एक इसकी प्रॉपर्टी है, वो है कि लिखिए इसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है, या ऐसे लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या है क्वेश्चन? कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखो इसको आप प्रूफ कर सकते हो क्या? देखो इसको प्रूफ कैसे कर दीजिए, प्रूफ करना हो तो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का कोई भी द्रव्यमान है, प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका मतलब m स्टार होता है वो m के इक्वल होना चाहिए। तो वो अपन को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला इसका, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, तो ये क्या होता है आपके पास, m स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर d2e अपॉन में डी स्क्वायर, यही होता है प्रभावी द्रव्यमान। अब हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की यदि एनर्जी की बात करें, यानी यदि भी कोई भी कण है, कण की कुल ऊर्जा की बात करें, यदि कण की कुल ऊर्जा तो कण की कुल ऊर्जा कैसे लिखोगे आप? E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब आप जानते हो कि जब आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो U होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो U होता है, V होता है, वो कितना होता है आपका? 0 होता है। तो इसका मतलब U क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या बचेगा आपके पास? E इज इक्वल टू के, और इसको जब काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है तो आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? P स्क्वायर बाय 2m, या फिर 1/2 mv स्क्वायर से आप कर सकते हो, P स्क्वायर बाय 2m। तो ये आ जाएगा आपका P स्क्वायर बाय 2m। फिर अपन क्या करें? अब अपन ऐसे कर सकते हैं, इसमें E इज इक्वल टू क्या आ गया? P स्क्वायर बाय 2m। अब P आप जानते हो, P क्या होता है आपका? क्रिस्टल का संवेग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्रिस्टल का संवेग क्या होता है आपके पास? क्रिस्टल संवेग क्या होता है आप जानते हो? P इज इक्वल टू क्या होता है आपका? h कट के होता है। तो इस h कट के को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? h कट के स्क्वायर अपॉन में 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h कट के स्क्वायर में 2m। अब मैं इसका एक बार के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूँ। अपन को क्या चाहिए? d2e अपॉन में डी के स्क्वायर चाहिए। तो देखो d2e, सबसे पहले क्या करोगे आप? de अपॉन में डी के करोगे, तो ये क्या आएगा? 2h कट के रह जाएगा, अपॉन में क्या रह जाएगा? 2m। तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैं दूसरी बार करूँगा तो ये क्या आएगा? d2e अपॉन में डी के स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास h कट स्क्वायर बाय m। कितना? समीकरण नंबर 2। तो ये कितना आ गया आपका? d2e अपॉन में h कट स्क्वायर बाय m। अब समीकरण 1 से मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूँ क्या? देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को मैं कैसे लिखूँ? इस टर्म में लिख सकता हूँ, यानी ये ऐसे लिख दूँ d2e अपॉन में डी के स्क्वायर, क्या गया? इधर गया, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास? h स्क्वायर अपॉन में क्या? m स्टार, ये रहेगा। यदि मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। अब देखो 2 और 3 को देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो मैं समीकरण 2 और 3 को क्या करूँगा? कंपेयर करूँगा समीकरण 2 व 3 से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? h कट स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू h कट स्क्वायर बाय m स्टार, h से h कट के, तो ये आपका क्या आएगा? m इज इक्वल टू m स्टार। क्या आ गया आपका? यही अपन को निकालना था कि जो प्रभावी द्रव्यमान होता है, प्रभावी द्रव्यमान कौन सा? m स्टार वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ गया? m आ गया। तो ये भी एक थ्योरम के रूप में था, तो इसको भी लिख दीजिए। कंप्लीट लिख लो इसको।
यदि ये हो जाए तो आप वो क्वेश्चन करने की ट्राई करना। दे रखा है क्रिस्टल में कोई एनर्जी का रिलेशन दे रखा है E = A + BK + CK स्क्वायर, और बोला है कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रभावित द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या बोला है? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रभावित द्रव्यमान ज्ञात करो। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रभावित द्रव्यमान ज्ञात करो। लिख दिया? तो इस क्वेश्चन को करो एक बार। क्या करना है कि क्रिस्टल में ऊर्जा का निम्न संबंध है। अब क्रिस्टल में ऊर्जा का संबंध क्या है, देखो सॉल्यूशन करते हैं उसका। E = दे रखा है आपको A + BK + का CK स्क्वायर, ये वाला दे रखा है। क्या दे रखा है? E = A + BK + CK स्क्वायर। निकालना क्या? सबसे पहले ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, और वेग का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? V = 1/h DE/dk। तो सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए? DE/dk चाहिए, तो निकालो इसका DE/dk। dk के रेस्पेक्ट में अवकलन करो तो क्या आएगा? A + B + का 2c, यही आएगा आपके पास। यानी E + BK + CK स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा? A B का K का अवकलन 1, C का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2CK आ जाएगा। ठीक है, तो जो V हो जाएगा वो तो क्या होगा? 1/h, और ये हो जाएगा A + B + 2CK। ये क्या आ जाएगा? इसका वेलोसिटी हो जाएगी। अब यदि मैं प्रभावित द्रव्यमान की बात करता हूँ, तो प्रभावित द्रव्यमान क्या होता है आप जानते हो। प्रभावित द्रव्यमान क्या निकाला अपन ने कि जो m* होता है वो किसके इक्वल होता है? h² d2E/dk स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे पहले क्या निकालो आप? d2E/dk स्क्वायर निकालो, तो ये क्या आएगा आपका? यहाँ पे एक मिस्टेक की ना अपन ने, DE/dk किया, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, एक क्या एक तरह से कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या होगा? 0। तो यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं आएगी। क्या आएगी? केवल ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि k के साथ वाली जो टर्म आएगी a का कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। 1 है, a का मतलब कुछ नहीं है, k वाली टर्म ही नहीं है, तो 1। तो देखो इसका जब दोबारा अवकलन करोगे तो क्या आएगा? ये b हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केवल 2c आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका? m* = h² में क्या आएगा? 2c। ये आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मास। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मास। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एनर्जी का कोई सा भी रिलेशन आ जाए, उसमें यदि क्या जो भी रिलेशन आएगा वो k की टर्म में ही आएगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो k की टर्म में आएगा तो उसको आप यदि वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज लो, यदि द्रव्यमान इफेक्ट निकालना है, प्रभावित द्रव्यमान निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज लो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मुझे जितना जानता हूँ कि प्रभावित द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा, इसके न्यूमेरिकल निकालना भी आ गया होगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई, कुछ थ्योरम टाइप में बताएं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके कुछ क्वेश्चन है वो अपन करेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।